नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आज खासतौर से बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो दिन भर सुर्खियों में रहीं। खासतौर से बात होगी छात्र हित सर्वोपरि को लेकर। अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता नजर आती है। किस तरीके से जो छात्र हित है, युवाओं का हित है, वो सबसे पहले नजर आता है। युवाओं के विकास की बात की जाए, कल्याण की बात की जाए या उनके उज्जवल भविष्य की बात की जाए, इसको लेकर लगातार हम देखते आए हैं किस तरीके से प्रतिबद्ध नजर आती है। सरकार की प्राथमिकताओं में वो नजर आते हैं और उसी वजह से छात्र हित जो है सरकार के लिए सर्वोपरि भी नजर आता है। क्या कुछ इसके तहत और अब आने वाले समय में नजर आएगा, इस बारे में आपको जानकारी हम देंगे। साथ ही बात करेंगे राष्ट्रपति के विदेश दौरे को लेकर, जो कि अब संपन्न हो चुका है। 3 देशों की विदेश यात्रा थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिसमें खास तौर से अगर देखा जाए देश को किस तरीके से लाभ मिलेगा और इस यात्रा के चलते न सिर्फ तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की अगर हम बात करें, बल्कि इसके साथ साथ और किस तरह का जो लाभ है वो होता हुआ नजर आएगा। इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे और साथ ही बात करेंगे मॉनसून के कहर को लेकर भी। जी हाँ, उसकी वजह से कई ऐसे क्षेत्र जहां पर बाढ़ की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। हजारों लोग हैं जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हम नजर डालेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को भेजा इस्तीफा। कहा, युवाओं की आकांक्षाओं भावनाओं का सम्मान, देश के युवाओं को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। समाप्त हुआ सीजेपी का प्रदर्शन। मांगों को लेकर सरकार और सीजेपी में बनी आपसी सहमति। बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ अलग अलग मुद्दों पर हुआ संवाद। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 यूरोपीय देशों का दौरा सकुशल संपन्न। यात्रा के अंतिम पड़ाव रोमानिया से स्वदेश रवाना। वापसी से पहले बुखारेस्ट में किया भारतीय समुदाय को संबोधित। गुजरात से लेकर असम और श्रीनगर में बाढ़ से तबाही। उत्तर और दक्षिणी गुजरात में तेज बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। राहत और बचाव में जुटी टीमें। असम के 19 जिलों में 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली T20 सीरीज की जीत। हरारे में खेले गए दूसरे T20 में जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। 3 मैच की सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर पर, जहां पर कई दिनों से चला रहा छात्रों का आंदोलन अब समाप्त हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की ओर से अपनी प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया। सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने, एफआईआर निरस्त करने की लिखित पुष्टि और कथित पेपर लीक विवाद से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन अब समाप्त हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा अपनी प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने छात्रों से शांतिपूर्वक धरना समाप्त कर अपने घर लौटने की अपील की और कहा कि सरकार ने आंदोलन की सभी प्रमुख मांगे स्वीकार कर ली हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यह घोषणा करती है कि हम अच्छे विश्वास के साथ अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं और यह मानते हुए कि तय की गई शर्तों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस मामलों को वापस लेगी और एफआईआर निरस्त करने की लिखित पुष्टि भी जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कथित पेपर लीक विवाद से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
नड्डा ने कहा कि सरकार छात्र समुदाय की चिंताओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और बातचीत के जरिए समाधान निकालना ही उसकी प्राथमिकता है। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स ना लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो-लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए अपने पत्र में लिखा कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमारे युवाओं और छात्रों की राय और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार के लिए छात्रों और युवाओं की भावनाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। नीट परीक्षा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधारों को लेकर छात्रों की जो भी चिंताएं हैं, उन पर हमारी सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता छात्रों की जायज चिंताओं को समझना, उनका तुरंत समाधान करना और ये पक्का करना है कि उन्हें पता चले कि उनकी बात सुनी जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार और धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उठाया गया ये कदम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करने वाला निर्णय है। जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं CJP के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया। केंद्र सरकार के आश्वासनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। और देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, DD न्यूज। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर लिखा कि बड़े हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया ये फैसला सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के उच्चतम मानकों को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन समेत शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। भाजपा इस फैसले में धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। और वहीं देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा धांधली के मामलों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार संसद के मॉनसून सत्र में सोमवार को लोक परीक्षा जिसमें अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। प्रस्तावित संशोधन में दोषियों के लिए सजा और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ जांच और सुनवाई को समयबद्ध बनाने की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस पर पेपर लीक को लेकर सदन में चर्चा से भागने का आरोप लगाया।
देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में दोषियों के लिए बेहद कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट बिल में ऐसे व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 5 साल और अधिकतम सजा को 10 साल करने का प्रस्ताव है। साथ ही उन पर 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गड़बड़ी में शामिल सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही प्रतिबंध की अवधि को 4 वर्ष से दोगुना करके 8 वर्ष कर दिया गया है। परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल पाए जाने वाले निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्तियों को न्यूनतम 5 साल की जेल और 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए न्यूनतम सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गई है, जबकि न्यूनतम जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है। केंद्र सरकार को गंभीर सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करने का अधिकार होगा। पुलिस, केंद्रीय एजेंसीज या एसटीएफ द्वारा जांच 2 महीने के भीतर पूरी की जानी अनिवार्य होगी। मामलों की सुनवाई में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया जाएगा। मामलों की सुनवाई दैनिक आधार पर होगी और आरोप पत्र दाखिल करके 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करनी होगी। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सीधे हाई कोर्ट के समक्ष होगी, जिसमें 3 महीने के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। अपील आमतौर पर 30 दिन के भीतर दायर की जानी चाहिए। विशेष मामलों में इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी इस मुद्दे पर छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष संसद में इस विषय पर सार्थक चर्चा से बच रहा है और उसका उद्देश्य समाधान के बजाय राजनीतिक टकराव को बढ़ाना है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विगत कई दिनों से दिल्ली में भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के भड़काऊ बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मगर संविधान के द्वारा निर्धारित स्थान संसद पर चर्चा से भाग रहे हैं। यह दर्शाता है कि इनका उद्देश्य व्यवस्था और समाधान ढूंढना नहीं, अराजकता और घमासान ढूंढना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता देश भर के लाखों छात्रों की प्रमुख मांग है। ऐसे में यदि प्रस्तावित संशोधन विधेयक संसद से पारित होता है तो पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा। अब सभी की नजर संसद में इस विधेयक की पेशी और उस पर होने वाली चर्चा पर टिकी है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपको बता दें, इस वक्त जो खबर आ रही है उसके अनुसार धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है। और जिस तरीके से लगातार हमने पूरा घटनाक्रम आपको बताया था, प्रधानमंत्री को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा था, फिलहाल अब वो स्वीकार हो गया है। और ख़ासतौर से आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रपति ने जो इस्तीफा था उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ अब जिस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इस्तीफा है इसको मंजूर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिन भर आज घटनाक्रम हमने देखा और किस तरीके से यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी, उसके बाद अब यहाँ पर जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही साथ अब जो खबर निकल कर आ रही है वो यही कि यहाँ पर प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है शिक्षा मंत्रालय का। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया है, यानी स्वीकार इसको कर लिया गया है। और उसके बाद अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार जो है सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। यहाँ पर
प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है शिक्षा मंत्रालय का, यानी अब उसका जो देखरेख है, तमाम जो गतिविधियां हैं, फिलहाल उसकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी पर रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने इस्तीफा दिया शिक्षा मंत्री के पद से, इसको फिलहाल स्वीकार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए, जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है धर्मेंद्र प्रधान का। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने आज दोपहर में इस्तीफा दिया था शिक्षा मंत्री के पद से, और हम जानते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले ये उनका त्यागपत्र राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। और साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर जो एक अतिरिक्त प्रभार है वो प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त, अगर आप देखें तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल एनर्जी का अहम मंत्रालय उनके जिम्मे है, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है शिक्षा मंत्रालय का। तो दो बड़ी खबर है, धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के तौर पर इस्तीफा स्वीकार कर लिया है राष्ट्रपति ने, और अतिरिक्त प्रभार शिक्षा मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को दिया गया। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कयास है इससे पहले वो भी लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल ये इस्तीफा स्वीकार हो गया और प्रहलाद जोशी के पास अब मान सकते हैं कि जिम्मेदारी होगी। और जिम्मेदारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि सोमवार को एक जो बिल है वो भी पेश किया जाना है, जिसको खासतौर से जितेंद्र सिंह जो है पेश करेंगे। मुकुल, हम जानते हैं कि संसद के अगले हफ्ते सोमवार को ही लोकसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे। पेपर लीक पर रोकथाम से जुड़ा बिल है, जिसमें ज्यादा सख्त प्रावधान इसमें किए गए हैं। जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है जो पेपर लीक दोषी है, और तमाम अन्य प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। जब ये बिल पेश होगा उस पर चर्चा भी होगी। तो सरकार वो तमाम कदम उठा रही है जिससे कि छात्रों का जो भविष्य है वो सुनिश्चित रहे। इस बीच हमने देखा है कि शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को दिया गया है, अनुभवी मंत्री हैं। इससे पहले आप देखें तो संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं। इस वक्त कैबिनेट मंत्री के तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी का काम संभाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से सोलर एनर्जी में भारत ने एक इतिहास रचा है, जिसमें जो टारगेट है वो समय से पहले ही पूरा किया गया है। अब वो शिक्षा मंत्रालय का भी कामकाज देखेंगे। तो सोमवार को जब ये बिल पेश होगा, हालांकि ये बिल डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे, पेपर लीक पर रोकथाम से जुड़ा बिल, तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि इस बिल में कहा जा रहा है कि कई ऐसे सख्त प्रावधान किए गए हैं, यानी पेपर लीक में जो भी इन्वॉल्व होगा चाहे जिस स्तर पर, उसको सख्त से सख्त जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। इसके प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं। जो 2024 का जो कानून है उसमें संशोधन होगा इस बिल के पारित होने के बाद। बिल्कुल शैलेंद्र, और जब ये इस्तीफा दिया गया था उस वक्त भी हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार जो प्रतिक्रियाएं थी वो लगातार सामने आ रही थी, और जाहिर तौर पर सरकार की जो प्रतिबद्धता है युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर, वो सीधे तौर पर इस बात से कहीं ना कहीं झलकती हुई नजर आई है। देखिए, हम जानते हैं कि जब पेपर लीक हुआ था तुरंत ही इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और पुनः परीक्षा कराई गई, जिससे छात्रों का साल भी बचा, साल बर्बाद नहीं हुआ, और साथ ही साथ किसी भी को बेजा फायदा नहीं हुआ पेपर लीक से। और उसके बाद 13 आरोपियों को तुरंत जेल भेजा गया। अब उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उनको दोषियों को सख्त सजा दिलाने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर अपने वीडियो संदेश में कहा था कि छात्र के हित सर्वोपरि प्राथमिकता है। और उसके बाद हमने देखा एक के बाद एक कदम उठाए गए। एनटीए के 47 अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जो एक तरह से बहुत बड़ी एक तरह से कदम माना जाता है, और सचिव को भी हटाया गया। और धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सामने आकर इस्तीफा दिया और कहा कि छात्रों की सबसे प्राथमिकता में है, और वो नहीं चाहते हैं कि कुछ लोग जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को, वो एक तरह से सफल हो। तो तमाम कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, जिससे छात्रों का जो भविष्य है वो सुनिश्चित हो। और उसके उस तरफ हमने देखा है कि एनईपी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम, ऐतिहासिक कदम सरकार ने जब उठाया था, जब नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके साथ ही साथ सीटों में बढ़ोतरी एमबीबीएस की हो, या तमाम आप इंजीनियरिंग कॉलेज देखें, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई है, वो तमाम कदम उठाए गए हैं। अब जब धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के तौर पर इस्तीफा हुआ है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, प्रहलाद जोशी जो कैबिनेट के अनुभवी मंत्री हैं, कई मंत्रालयों का इससे पहले काम का संभाल चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, और इस वक्त 2 अहम मंत्रालयों का कामकाज संभाल रहे हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है शिक्षा मंत्रालय का। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन खासतौर से सरकार की यहाँ अगर बात की जाए, प्राथमिकता शायद यही होगी कि किस तरीके से जो बिल जो कि सोमवार को पेश किया जाएगा,
वो पारित कराकर कैसे उसका क्रियान्वयन जो है वो हम बेहतर तरीके से करा सकें, जिससे इस तरह के जो मामले हैं, जो छात्र हैं, उनका भविष्य, उनके साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, बल्कि उनका जो उज्जवल भविष्य जिस तरह की सरकार प्राथमिकता जताती है उसको हम सार्थक कर सकें। मुकुल, देखिए 2024 में एक सख्त कानून बनाया गया था और जिसमें पहली बार हमने देखा था कि परीक्षाओं में अगर कोई लीक होता है तो उसमें सजा दिलाने का प्रावधान किया गया था और संगठित अगर पेपर लीक है तो उसमें भी ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया था। लेकिन हाल के वर्षों में देखने को मिला कि उस कानून को और सख्त बनाए जाने की जरूरत है। इसीलिए ये संशोधन विधेयक ये सरकार सोमवार को लेकर आ रही है, जिसमें पेपर लीक से जुड़े किसी भी स्तर पर अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उसे सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि 10 गुने तक बढ़ाई गई है और साथ ही साथ त्वरित न्याय मिले और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, एसटीएफ बनाने की बात है, यानी एक पूरा मॉनिटरिंग सेल होगा जिससे पेपर लीक की कोई घटना न हो। इस तरह की तमाम एक तरह प्रावधानों वाले इस बिल को सोमवार को पेश किया जाएगा। दूसरी ओर परीक्षाओं को डिजिटल बनाने की तरफ, कंप्यूटर बेस्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ा गया है। तमाम परीक्षाओं को हम देश में देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी हैं, उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है और ऐसे तंत्र विकसित करने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है जिससे पेपर लीक भविष्य की बात न हो, यानी पेपर लीक भविष्य में सुनाई न हो, भूतकाल की बात हो जाए, उस तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और उसके लिए तमाम कदम भी उठाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में एक ये महत्वपूर्ण कदम है जब ये विधेयक सोमवार को संसद में पेश होगा। उम्मीद यही है कि इसमें सभी का सहयोग मिलेगा और इस विधेयक को हम देखेंगे कि पेश होने के साथ ही इस विधेयक पर चर्चा भी सोमवार को हो सकती है, क्योंकि सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द इसे लोकसभा से और फिर राज्यसभा से पारित कराया जाए। इसीलिए इसे पेश करने के साथ साथ पारित कराने के लिए भी सोमवार को रखा जाएगा। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही थी, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो मंजूर हो गया है, स्वीकार कर लिया है राष्ट्रपति ने और उसके बाद यहाँ पर प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार और सौंपा गया है शिक्षा मंत्रालय का। फिलहाल सोमवार का दिन भी हम देखेंगे मानसून सत्र में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो बिल है उसको पेश किया जाएगा, पारित कराने की कोशिश की जाएगी जिससे इस तरह के जो मामले हैं उन पर पूरी तरीके से नकेल कसी जा सके। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 यूरोपीय देशों का दौरा सकुशल संपन्न हो गया है। मोल्डोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना रहा।
ये यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक रही क्योंकि मोल्डोवा और उत्तर मैसेडोनिया में भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा थी, जबकि रोमानिया में 30 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रपति स्तर की ये यात्रा हुई है। इस यात्रा के जरिए भारत इन तीनों देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और जन संपर्क को मजबूत करना चाहता है। इस यात्रा के जरिए अगर देखा जाए तो 3T यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म पर एक विशेष फोकस नजर आया है। राष्ट्रपति की इस यात्रा के जरिए खासतौर से पूर्वी मध्य यूरोप में भारत की भागीदारी बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो हम देख सकते हैं। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश मजबूत करना भी रहा। यहाँ किस तरीके से अगर देखा जाए भारत और यूरोपियन यूनियन FTA का लाभ उठाते हुए आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी एक जोर नजर आया, जिसके चलते हमने देखा कि किस तरीके से व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और टैलेंट पर एक जो फोकस है वो सीधे तौर पर यहाँ देखा गया। इसके साथ साथ जब हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं जिसमें कृषि है, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, ये ऐसे क्षेत्र जिनको बढ़ावा देने पर भी जो चर्चा है, सार्थक चर्चा वो की गई। वहीं IT की बात करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की जाए और AI यानी आज के समय की जो महत्वपूर्ण तकनीक है उस पर भी एक फोकस यहाँ नजर आया है। वहीं शिक्षा और क्षमता निर्माण पर भी जोर रहा। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, लॉजिस्टिक्स की बात की जाए और इनोवेशन की अगर बात करें तो इसमें भी एक अहम साझेदारी जो है वो इन देशों के साथ होती हुई यहाँ नजर आती है, जिसके चलते ना सिर्फ जो संबंध हैं वो मजबूत होंगे बल्कि हम देख पाएंगे कि किस तरीके से इसका लाभ जो है वो दोनों ही अगर देशों की बात हम करते हैं, ना सिर्फ भारत बल्कि फिर चाहे मोल्डोव की हम बात करें या उत्तरी मैसेडोनिया की बात की जाए, रोमानिया की बात करें, इनको एक जो बड़ा लाभ है वो होता हुआ नजर आएगा। और खासतौर से रोमानिया यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों से संवाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग और रोमानियाई नागरिक जो हैं वो मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने भारत रोमानिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प को दोहराते हुए प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा मोल्दोवा से शुरू होकर उत्तरी मैसेडोनिया होते हुए आज रोमानिया में समाप्त हुई। इस यात्रा के दौरान महामहिम ने तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, IT, स्वास्थ्य, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे इन देशों के साथ भारत के समग्र साझेदारी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा के अंतिम दिन बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों ने भारी उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। इस यात्रा ने भारत रोमानिया संबंधों को नई गति दी है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास और आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। जब भी मैं विदेश यात्रा पर जाती हूँ, वहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिलने की सदैव उत्सुक रहती है। भारत से दूर रहने के बावजूद आप मातृभूमि से जुड़े रहे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे रोमानिया सहित पूरे यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। महामहिम की यात्रा के दौरान एक उच्च स्तरीय भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने भी बिजनेस फोरम में भाग लिया, जहां निवेश, संयुक्त उद्यम और व्यापारिक अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस यात्रा में भारत का एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी मेरे साथ आया है, जिसने इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम के दौरान रोमानियन बिजनेस कम्युनिटी के साथ अत्यंत सार्थक विचार विमर्श किया। शिक्षा और मानव संसाधन क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच जुड़ाव मजबूत हो रहा है। रोमानिया में भारतीय IT विशेषज्ञ, शोधकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी और विद्यार्थी स्थानीय विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। वहीं भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य और विविध खान पान के प्रति रोमानिया में रुचि लगातार बढ़ रही है, जो जन स्तर पर संबंधों को और गहरा बना रही है। प्रवासी भारतीयों को दोनों देशों के बीच जीवन सेतु माना जाता है। उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और उपलब्धियां न सिर्फ रोमानिया की प्रगति में मदद कर रही हैं, बल्कि भारत की विकास यात्रा को भी नई दिशा प्रदान कर रही हैं। यही वजह है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका अहम मानी जा रही है। विश्व के किसी भी भाग में रहते हो, आपका अनुभव, विश्वसनीयता और उपलब्धियां भारत की प्रगति को नई शक्ति प्रदान करती है तथा विभिन्न देशों के साथ हमारे संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये यात्रा केवल औपचारिक दौरा नहीं बल्कि भारत और रोमानिया के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जन जन के संबंधों को और मजबूत बनाने का सशक्त संदेश दे रहा है। बुखारेस्ट से ये दौरा समाप्त होने के साथ ही दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग की नई संभावनाएं खुल गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा पूरी हो चुकी है। इस यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा दी है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और व्यापार के द्वार तो खुले ही हैं, साथ ही यहाँ रह रहे भारतीयों के मन में एक अपनेपन की भावना भी जागृत हुई है। रोमानिया से कैमरामैन एस जयशंकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। तो कई मायनों में एक सफल दौरे के तौर पर इसको देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये अहम दौरा, जिसमें हमने देखा रोमानिया से फिलहाल वो स्वदेश के लिए रवाना हो चुकी हैं। फिलहाल न्यूज़ नाइट में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और आइए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सैन्य चेतावनी के बाद तेहरान ने भी बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया है। ईरान का दावा है कि उसकी सेना किसी भी अमेरिकी कार्रवाई का तत्काल और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों ओर से अब नई रणनीति के तहत हमले सामने आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और गंभीर होता हुआ नजर आता है। ईरान अमेरिका के बीच जारी संघर्ष अब अपने खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर नए और बड़े सैन्य हमलों की चेतावनी के बाद तेहरान की ओर से भी बेहद तीखा और आक्रामक रुख सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरानी सेना ट्रिगर पर उंगली रखकर पूरी तरह तैयार है और किसी भी अमेरिकी दुस्साहस का तत्काल और अभूतपूर्व जवाब दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी प्रशासन ईरान के शीर्ष नेतृत्व, परमाणु ठिकानों, सैन्य ठिकानों और सरकारी संस्थानों पर और बड़े हवाई प्रहारों के विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक तरफ अमेरिका हर दिन ईरान पर बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but
The other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it. I believe, Jeff, they're very serious. They should be. वहीं ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ अपनी जंग की रणनीति में एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव कर लिया है। अब तक ईरान हवा में उड़ रहे अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने विमानों के बजाय उनके घर यानी एयरबेस को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान का पूरा फोकस अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस पर बने रनवे, पार्किंग एरिया और ईंधन भरने वाली जगहों को तबाह करने पर है। ईरान की मंशा साफ है कि अमेरिकी फाइटर प्लेन आसमान में उड़ने के बजाय जमीन पर ही फंसे रहें। इस बदली हुई स्थिति ने अमेरिका की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। एक समय था जब अमेरिका के पास ईरान के आसपास हमला करने के लिए करीब 20 एयरबेस हुआ करते थे, लेकिन कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों में लगातार बने खतरों और हमलों के डर से अब अमेरिका के पास सिर्फ 5 एयरबेस का ही सहारा बचा है। एयरबेसों की इस भारी कमी के कारण अब अमेरिका को मजबूरन अरब सागर में तैनात अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यानी युद्धपोतों से विमान उड़ाने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से विमानों को ईरान तक पहुंचने के लिए 1600 से 2700 किलोमीटर तक लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इतनी लंबी दूरी तय करने में ही ज्यादातर ईंधन रास्ते में खत्म हो जाता है, जिसके चलते अमेरिकी विमान ईरान के आसमान में ज्यादा देर रुककर हमला नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने साफ किया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। ما نه از تهدید میترسیم، نه از زیر بار فشار خواهیم رفت، نه زبان نادرست رو تحمل میکنیم. ما یک سیاست اصولی داریم، به این سیاست اصولی خودمون ادامه میدیم. حفظ منافع مردم ایران، حفظ حقوق مردم ایران، حفظ حقوق ایران در تنگه هرمز، در منطقه خلیج فارس، اینها جزء اصول ما هست، اهداف ما هست. اینها رو دنبال میکنیم و از هیچ کسی هم نمیترسیم، از هیچ تهدیدی هم جا نمیزنیم. تا وقتی که اهداف ما محقق نشه، خواسته های مردم ایران، خواسته های به حق مردم ایران محقق نشه، طبیعی هست که ما به حرکت خودمون ادامه میدیم. फिलहाल ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी को सख्ती से लागू कर रही अमेरिकी सेना ने ईरान के एक और व्यापारिक जहाज पर सीधी गोलीबारी कर उसे रोक दिया है। 14 जुलाई से दोबारा लागू की गई नाकेबंदी के बाद ये दूसरा कमर्शियल जहाज है जिसे अमेरिकी सेना ने सैन्य कार्रवाई के जरिए रोका और अक्षम किया है। कुल मिलाकर हर मोर्चे पर दोनों देश एक दूसरे को कड़ा जवाब दे रहे हैं, जिससे संघर्ष खत्म होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम एशिया में संघर्ष का दायरा और बढ़ता नजर आ रहा है। खासतौर से यमन के ईरान समर्थक माने जाने वाले हूती विद्रोहियों ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने लाल सागर तट पर स्थित सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। हूतियों ने चेतावनी दी कि यदि सऊदी अरब की ओर से उन पर हमला किया गया तो वे अपने जवाबी अभियान को और तेज करेंगे। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी शहर जाजान पर मिसाइल हमला करने का दावा किया। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने सऊदी अरब के ऑयल प्लांट को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद सऊदी अरब के सऊदी सिविल डिफेंस ने जाजान और यानुबू प्रांत के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि इस घटना का ईरान से कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार सऊदी अरब और यमन के बीच लंबे समय से कई मुद्दों पर अलग अलग विवाद और संघर्ष रहे हैं। इससे पहले भी हूती विद्रोही बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में सऊदी हितों से जुड़े जहाज़ों को निशाना बना चुके हैं। हूती समूह के चीफ नेगोशिएटर और प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने शनिवार को सऊदी अरब पर सना एयरपोर्ट बंद रखने का जोर देने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर रियाद ने अपनी नीति जारी रखी तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो लगातार जो संघर्ष है वो तेज होता नजर आता है और अलग अलग मायने जो हैं वो उसके देखे जा सकते हैं। लेकिन खास तौर से बात ईरान और अमेरिका की जाए, क्या कुछ अभी ताज़ा स्थिति है, इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, खासतौर से अगर देखा जाए संघर्ष लगातार तेज हो रहा है, लेकिन इस दौरान क्या वाकई दोनों देश जो हैं अब वो रणनीति बदलकर अब हमले कर रहे हैं? देखिए, रणनीति बदली नहीं है, रणनीति में विस्तार हुआ है
और ख़ास करके जो ईरान की रणनीति है, ईरान की रणनीति में विस्तार हुआ है, क्योंकि अभी तक ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरीके से अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता था, लेकिन अब जब से हुतियों को उन्होंने सामने लाया है, इसका मतलब ये है कि बाब अल मंडेब का जो स्ट्रेट है, वो जो लाल सागर से जोड़ने वाला जो स्टेट है, उस स्टेट पर भी ईरान जो है एक तरीके से अवरोध पैदा करना चाहता है, और इससे जो है सऊदी अरब के अलावा अन्य जो देश है जहां से जो उधर से ऑयल का आयात करते हैं, उन देशों पे काफी बड़ा दबाव पड़ेगा, और उसके माध्यम से कह सकते हैं कि अमेरिका पर एक बड़ा दबाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी सऊदी अरब ने क्या एक रणनीति बनाई थी, उन्होंने रणनीति ये बनाई थी कि जो फारस की खाड़ी की बजाय वो बाब अल मंडेब से अपने जो तेल के जहाज निकाल देंगे, लेकिन जब से इस नीति की उन्होंने घोषणा की और उस पर अमल करना शुरू किया, उसके बाद से हुती जो विद्रोही हैं वो सक्रिय हो गए हैं। और हुती विद्रोही निश्चित तौर पे भले ही ईरान के विदेश मंत्री ये कह रहे हो कि उसका ईरान के और अमेरिका के बीच के संघर्ष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दरअसल वो उसी से संघर्ष का एक हिस्सा माना जा रहा है। जो जितने विशेषज्ञ हैं उनसे जो हमारी बात हुई, वो मान रहे हैं कि उसी का हिस्सा है, क्योंकि ईरान को यह लग रहा है कि उसका जो दबाव है, वो दबाव इन्हीं जो चोक पॉइंट्स हैं, इन चोक पॉइंट्स को बंद करने पर उनका दबाव और बढ़ रहा है, और वो दबाव की वजह से अमेरिका तिलमिला रहा है और पूरी दुनिया में एक तेल और गैस का संकट खड़ा हो रहा है, जिससे कि अमेरिका पर दबाव और राजनयिक दबाव बढ़ रहा है। और इसकी वजह से जो है अगर सऊदी अरब पे उन्होंने आरामको जैसे सऊदी अरब के जो बड़े ऑयल जायंट हैं उस पर हमले किए हैं, और जो आरामको पूरी दुनिया में ऑयल और गैस की सप्लाई करता है, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी घटना है। और अगर सऊदी अरब ने हालांकि यमन में कल शुक्रवार को कुछ हमले किए थे, लेकिन आज यमन इन्होंने हुती ने कहा है कि अगर और हमले हुए तो हुती जो है और ज़्यादा हमले करेगा सऊदी पर। तो निश्चित तौर पे हुतियों का मन बढ़ा है, और एक समय ऐसा भी था हालांकि कि हुतियों के खिलाफ एक बहुराष्ट्रीय एक अलायंस बना था, जिन्होंने रेड सागर सी पर हुतियों पर हमला किया था। अब लगता है कि वही स्थिति बन रही है, और किसी न किसी तरीके से पूरा जो पश्चिम एशिया में ईरान जहां अपनी रणनीति को बढ़ा रहा है, वैसी स्थिति अब बन रही है कि उसके समानांतर हो सकता है कि एक बहुराष्ट्रीय रणनीति बने, ताकि हुतियों के कम से कम हस्तक्षेप को निष्प्रभावी किया जाए। बिल्कुल, यानी रणनीति का विस्तार जो है वो होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, और फिलहाल संघर्ष जो है और भी गंभीर नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज नाइट में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए, और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर रखना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत और आइए न्यूज़ नाइट में बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। क्रिकेट की अगर बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद भारत ने पहली T20 सीरीज जीत ली है। हरारे में खेले गए दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 219 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 81 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन बनाए। गेंदबाजी में अभिषेक शर्मा ने 3 विकेट लिए, वहीं प्रिंस यादव और यश ठाकुर को 2-2 विकेट मिले। भारतीय एथलीट्स ने हाल के वर्षों में रिकॉर्ड प्रदर्शन और बेहतर सरकारी सहयोग के दम पर नई ऊंचाइयों को छुआ है। बेहतर वित्तीय सहायता, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के विकास कार्यक्रमों ने भारतीय ट्रैक एंड फील्ड को नई पहचान दी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत के साथ अब देश को नई पीढ़ी के एथलीट से बड़ी उम्मीदें हैं। ग्लासगो से हमारे संवाददाता नायर सिंह की आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड का ग्लासगो तक का सफर रिकॉर्डों से होकर गुजरा है। हर दौड़, हर छलांग, हर थ्रो ने भारतीय एथलेटिक्स की बढ़ती ताकत को साबित किया है। पिछले एक वर्ष में भारतीय एथलेटिक्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे हैं, नए सितारे उभरे हैं और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं गुरिंदर वीर सिंह, जिन्होंने फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक बनने का गौरव हासिल किया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय धावक ने 100 मीटर की दौड़ 10.10 सेकंड से कम समय में पूरी की। हर ट्रेनिंग सेशन में मेरे को अपने आप पे बिलीव हो रहा था। जो भी मैंने कंपटीशन किया, 60 मीटर किया, इंडियन ओपन सीरीज किया, हर कंपटीशन में मेरे को ट्रस्ट बढ़ रहा था भी मैं और कैपेबल हूँ करने के लिए। तो जब वो सारी सिचुएशन मेरे सामने आई, मैं उसको ओवरकम किया, जो भी मैं उसको जिया, जो भी अंडर 60 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड था, हर ट्रेनिंग सेशन था, वो चीज़ का मेरे को कॉन्फिडेंस था। तो वो मैटर नहीं करता भी मैं सेमीज में रिकॉर्ड तोड़ा फिर टूट गया, मेरे को पता था मैं और कैपेबल हूँ। एक और ऐतिहासिक उपलब्धि विशाल टीके के नाम रही। 400 मीटर धावक ने 44.98 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड की बाधा तोड़ने वाले पहले भारतीय बने। वहीं तेजस शीर्षे ने जून 2026 में लुधियाना में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 9 में 13.27 सेकंड का समय निकालकर 110 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफिकेशन मानक भी हासिल किया और 2026 सत्र में एशिया के 6वें सबसे तेज हर्डलर बने। My personal thinking about this is, if you have the confidence and if you know that you're capable of doing that, you just have to do that, and that just build upon itself and it just stacks up, and the end product will be something you will absolutely fall in love with. Especially to redeem my silver medal performance from last year's Birmingham. Things have been looking really good after a brief pause which I had in 2024 after my knee surgery and comeback season in 2025. So things are looking pretty much good. I'm getting into my best shape ever, and I really expect to put out a very good show at Glasgow and turn the silver medal into the most precious medal and make my country proud at Glasgow. लंबी दूरी के धावक कुलवीर सिंह ने भी भारत की शानदार लय को कायम रखा। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते और 5000 तथा 10,000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर अपनी पकड़ और मजबूत की। फील्ड स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। देवमीना ने पोल वॉल्ट में एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जबकि तेजस्विन शंकर 8000 अंक का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय डेकाथलीट बने। इन उपलब्धियों ने ट्रैक के साथ साथ फील्ड स्पर्धाओं में भी भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया है। ये उपलब्धियां सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, बेहतरीन तैयारियां और मजबूत इरादों की कहानी है। अब जब 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की अभियान की शुरुआत होगी तो पूरे देश को उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ पदक जीतेंगे बल्कि अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर इतिहास भी रचेंगे। कैमरा पर्सन सैलिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो।
और आइए सीधा रुख करते हैं ग्लासगो का, जहां से हमारे संवाददाता नारायण सिंह जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण, जानना चाहेंगे आपसे कौन कौन सी ऐसी स्पर्धाएं हैं जहां पर उम्मीद की जा रही है कि जो पदक हैं वो आ सकते हैं और भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो इतिहास रचते हुए नजर आएंगे? अगर देखिए बात करें इस एडिशन की कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो भारत का जो प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है, क्योंकि अगर देखिए अभी ग्रुप मैचेस और क्लासिफिकेशन मैचेस और सेक्शनल मैचेस चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी हमारे खिलाड़ी आपको मेडल जीतते नजर आएंगे। और लवलीना बोरगोहाइन ने सेमीफाइनल में बॉक्सिंग में बिना खेले ही कोई मैच उन्होंने सेमीफाइनल में बाई के द्वारा अपनी जगह बना ली और एक देश के लिए पहले ही मेडल एक पक्का कर लिया है। कल हमने देखा कि पावर लिफ्टिंग में, पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स का देश के लिए पहला मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो लगातार इवेंट्स आ रहे हैं। जब ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स मंडे को शुरू होंगे तो उसमें देखेंगे कि भारत के जो खिलाड़ी उनका दबदबा नज़र आएगा। ट्रैक एंड फील्ड में हम देखेंगे कि नीरज चोपड़ा वहाँ नज़र आएंगे और गुरविंदर सिंह, जिन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था मई के महीने में फेडरेशन कप में, और वो फास्टेस्ट इंडियन बने, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी। टीके विशाल जो कि एक फाइन अपने लाइफ के फॉर्म में है और 400 मीटर रेस में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, वही उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी। आपकी लवलीना बोरगोहाइन है, बॉक्सिंग में ऑलरेडी वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू है। तो कई बड़े ऐसे नाम हैं जिनसे मेडल की उम्मीदें हैं। और पैरा स्पोर्ट्स में लगभग आप ट्रैक एंड फील्ड में 5 मेडल आपको कंफर्म मिल सकते हैं भारतीय टीम से। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आप देखिए भारतीय टीम का रहा है, पिछले अगर एडिशन की बात करें वहाँ 19 गेम थे, इस बार 10 गेम हैं। उसके बावजूद भी भारतीय दल का जो कॉन्फिडेंस है वो एक बड़े लेवल पे है। और आप देखिएगा जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा ये कॉमनवेल्थ का गेम्स, भारत के खिलाड़ी लगातार अपना लोहा मनवाते नजर आएंगे। बिल्कुल नारायण, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय खिलाड़ी किस तरीके से अपनी प्रतिभा का जो लोहा है वो मनवाते हुए यहाँ नजर आएंगे, ये हम देखेंगे आने वाले समय में। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन and unlimited opportunities। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। आपको बता दें, भारत और यूके के बीच लागू हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके जरिए वर्ष 2030 तक न सिर्फ दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना होकर 115 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, साथ ही करीब 7 से 10 लाख तक नए रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। 15 जुलाई 2026 से लागू हुए भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। एसोचैम ग्लोबल रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी सेंटर की स्टडी के अनुसार वर्ष 2025-26 में 58 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030 तक बढ़कर 115 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। स्टडी के मुताबिक इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को मिलेगा। इन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ने के साथ साथ 7 से 10 लाख नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। खास तौर पर MSME सेक्टर को नए बाजार मिलने से उसके विस्तार को गति मिलेगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आसान कस्टम्स प्रक्रियाएं और डिजिटल ट्रेड से जुड़े प्रावधान व्यापार को अधिक तेज, सरल और प्रभावी बनाएंगे। वहीं ब्रिटेन की उन्नत तकनीक और भारत के विशाल बाजार, युवा कार्यबल तथा मजबूत MSME आधार का मेल दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा। हालांकि स्टडी के अनुसार इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए भारतीय कंपनियों को उत्पाद गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय मानकों, सर्टिफिकेशन और रूल्स ऑफ ओरिजिन जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कुल मिलाकर भारत ब्रिटेन FTA सिर्फ व्यापार बढ़ाने का समझौता नहीं, बल्कि रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले। लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी